आज हम लोग क्लास 11th और 12th के रसायन विज्ञान के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में हम लोग सीखने, समझने और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन जो है उसकी प्रारंभिक जानकारी और इसके साथ साथ जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की जानकारी स्पष्ट रूप से आज लेने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसा कि आप देख और समझ रहे हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अथवा हाइड्रोकार्बन के अध्ययन की बात की जाती है, उसी को हम लोग कार्बनिक रसायन या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रारंभ में जितने भी कार्बनिक यौगिकों की खोज हुई थी वे सभी कार्बनिक यौगिक जीवों के शरीर के अंगों के अंदर पाए जाते थे और इसे अंगों में पाए जाने वाले रसायन के कारण जीवन शक्ति का सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था 1815 ईस्वी में। किसके द्वारा? यह ब्रजीलियस के द्वारा 1815 ईस्वी में वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया। मतलब जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रजीलियस ने 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। ब्रजीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत ब्रजीलियस ने जीवन ब्रजीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया और इसी ब्रजीलियस के शिष्य वोहलर ने क्या किया? जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत कर दिया।
अंत कर दिया। कब? 1828 ईस्वी में। ब्रजीलियस के शिष्य वोहलर ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत सन 1828 ईस्वी में कर दिया, क्योंकि इसने प्रयोगशाला में क्या किया? यूरिया का निर्माण किया, और यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था। कहने का तात्पर्य, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह हाइड्रोजन प्लस कार्बन को हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। मतलब इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं किसको? कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक को। अब प्रारंभ में यह कार्बनिक यौगिक कहाँ पाए जाते थे? जीवों के शरीर के अंगों के अंदर पाए जाते थे। यह पौधे और जंतुओं के शरीर के अंगों के अंदर पाए जाते थे। इसलिए प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवों के शरीर के अंदर बनने वाला यौगिक कहा जाता था, और रसायन विज्ञान की इस शाखा को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन कहते थे। और इसी के आधार पर ब्रजीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब? 1815 ईस्वी में दिया कि जीवों के शरीर के अंगों के अंदर वह अद्भुत क्षमता पाई जाती है जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और रसायन विज्ञान की इस शाखा को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अगर हम और आप इसके परिभाषा पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि क्या पाते हैं, क्या देखते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन
तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन या कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन की संयोजक में
कार्बन की संयोजकता 4 होती है। किसकी संयोजकता? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसलिए यह उत्तेजित अवस्था में जो कार्बन की संयोजकता है 4 है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। आप यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बराबर वैलेंसी ऑफ कार्बन बराबर 4 किस में? हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है, याद करना है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। यह याद करने की बात है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 4 होती है। सबसे मुख्य बात इसको याद रखना है पूरे कार्बनिक रसायन में कि कार्बनिक यौगिकों की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 4 होती है। तब हम इसके बाद सीखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की संरचना पर विचार करेंगे। कार्बनिक यौगिकों की संरचना में पूर्ण संरचना, इसमें प्रत्येक कार्बन एकल बंध से जुड़ा हो।
प्रत्येक कार्बन एकल बंध से जुड़ा हो। संघनित संरचना में हाइड्रोजन को एकीकृत अर्थात एक साथ करके लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए। उसके बाद कार्बन तथा हाइड्रोजन को बंधन रेखा के रूप में लिखा जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक कोने तथा किनारे पर कार्बन माना जाना चाहिए। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों की पूर्ण संरचना में आप देख सकते हैं हेप्टेन, इसका अणुसूत्र यह है, यह हेप्टेन है। हेप्टेन की यह पूर्ण संरचना है, हेप्टेन की यह संघनित संरचना है और हेप्टेन की यह बंधन रेखा संरचना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो संरचना है किसकी संरचना है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की संरचना है। अर्थात यह जो संरचना आप देख रहे हैं 2,2 डाइमिथाइल और किसकी संरचना, ब्यूटेन की संरचना लिखी हुई है। ये
यह भी संरचना इसी की है। यह संघनित है, कॉन्डेंस्ड है, संघनित संरचना है और यह इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बंधन रेखा संरचना है। इस तरह से आप कुछ उदाहरण भी यहां देख सकते हैं कि यह संघनित संरचना है और इस संघनित संरचना से इसका पूर्ण संरचना कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसी का यह संरचना यहाँ कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या यहाँ पर यहाँ कार्बन की संख्या 1 हो जाती है और यहाँ भी इसकी संरचना लिखी हुई है। यह संरचना कॉन्डेंस्ड है, संघनित संरचना है और यह इसकी पूर्ण संरचना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, पूर्ण संरचना है। और यह आप देख रहे हैं, यह जो संरचना है इसको कहेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यह बंधन रेखा संरचना है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1, 2 और कार्बन की संख्या 3, 1, 2 और कार्बन की संख्या 3। तो इस तरह से आप इसको देख और समझ रहे हैं। अब हम लोग प्रयास करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का हम लोग प्रयास करें कि वर्गीकरण को समझने का। जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण मतलब यह जो कार्बनिक यौगिकों का हम लोग क्लासिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, इसके वर्गीकरण की जो बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा है कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की परिभाषा है। आप देख और समझ सकते हैं। गुणों के समानता या भिन्नता के आधार पर समान गुण वाले सदस्यों को एक साथ समूह में रखने और उससे भिन्न गुण वाले सदस्यों को उससे अलग रखने की प्रक्रिया को कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कहा जाता है। अब परिभाषा के बाद हम और आप समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है, इसमें हम कैसे वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है, इसमें यह जो वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं, इस वर्गीकरण में ओपन स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी
खुली संरचना है। कौन सी संरचना है? खुली संरचना है। और खुली संरचना और इधर जो संरचना है हम लोग इसको क्या कहेंगे? बंद संरचना। खुली और बंद संरचना मतलब कार्बनिक यौगिकों के सदस्यों की कुल संख्या जो इसका सदस्य है, किसका? कार्बनिक यौगिकों के सदस्यों की जो संख्या है, संख्या यह है 10 लाख से भी अधिक है। 10 लाख से भी अधिक है, से अधिक है कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या। तो इतने कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कम समय में करने के लिए इस कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना नितांत आवश्यक हो जाता है। और बिना वर्गीकरण किए इतने कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना शायद संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन छोटा है। आप इसको देख सकते हैं कि जब कार्बनिक यौगिकों की बात आप करते हैं तो हाइड्रोकार्बन खुली संरचना, बंद संरचना है। खुली संरचना में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, बंद संरचना में साइक्लिक या आइसोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है। अब इस दोनों को हम बारी बारी से अध्ययन करें ताकि कुछ सीख और समझ सकते हैं। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा बंधन होगा? एकल बंध होगा, एकल बंध। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बंधन कितना होगा? द्विबंध की बात होगी तो उसको हम कहेंगे एल्कीन। द्विबंध की बात होगी। और इसमें जो बंधन होगा यह बंधन त्रिबंध की बात होगी, मतलब बंधन की संख्या 3 होगा। अब इसके रूट वर्ड को देखते हैं। 1, 2 से लेकर के हमने यहाँ पर 20 तक रूट वर्ड को लिख दिया है। इसके 20 तक के रूट वर्ड की जानकारी आप लोगों को है। और इसके 20 तक के जो रूट वर्ड हैं इसमें सभी का नाम लिखा जा चुका है। इसका जो 20 तक है इसके रूट वर्ड की बात हम लोग करते हैं। अब बंधन लगाने के बाद मान के चलिए कि अगर एल्केन का सदस्य है तो इसमें हम लिखेंगे एल्केन के सदस्य में क्या लिखेंगे? हेप्टेन। और इसमें
लिखेंगे हैप्टीन और इसमें लिखेंगे हैप्टाइन। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इथेन, एल्केन में, यहाँ पर लिखेंगे इथीन, यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा इथाइन। इसी तरह से यहाँ पर हम ब्यूटेन, इसमें ब्यूटीन, इसमें लिखेंगे ब्यूटाइन, इसमें लिखेंगे पेंटेन, इसमें पेंटीन, इसमें लिखेंगे पेंटाइन। इसी तरह से आप इसमें लिख सकते हैं हेक्सेन और इसमें लिख सकते हैं हेक्सीन और इसमें आप लिख सकते हैं हेक्साइन, YNE। इसमें लिख सकते हैं ऑक्टेन, इसमें ऑक्टीन, इसमें ऑक्टाइन लिखा जा सकता है। इसमें नोनेन, इसमें हम लिख सकते हैं नोनीन और इसमें नाइन लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेकेन। इस तरह से इसमें लिख सकते हैं डेकीन, इसमें लिख सकते हैं डेकाइन, डेकाइन। इसी तरह से इसमें हम लिख सकते हैं ऑन डेकेन, इसमें लिख सकते हैं डू डेकेन, इसमें लिख सकते हम लोग ऑन डेकीन और इसमें लिख सकते हैं ऑन डेकाइन, ऑन डेकाइन। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह पेंटा डेकेन और यहाँ पर लिख सकते हैं पेंटा डेकीन। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पेंटा डेकाइन, पेंटा डेकाइन, पेंटा डेकाइन। इसी तरह से अन्य का भी हम नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि बंध संरचना वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उसकी बात की जाती है। यह बंध संरचना वाला जो हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग किस तरह से सीख और समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बंध संरचना में पाया जाएगा उसको बंध संरचना वाला हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब बंध संरचना वाले हाइड्रोकार्बन में समचक्रीय या इसी को हम कहते हैं समचक्रीय या इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्बोसाइक्लिक कहेंगे, कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। अब एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब चक्रीय, चक्र में होगा। बेंजोसाइक्लिक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। यह बेंजीन है या बेंजीन से उत्पन्न हुआ है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। इसके रिंग में क्या है, एरोमेटिक के साथ कार्बन के साथ अन्य कंपाउंड भी मिले होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, 3 कार्बन वाला जो है इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन और 4 कार्बन वाले कंपाउंड को साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। इसको कहेंगे हम लोग साइक्लोपेंटेन कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। क्यों कहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको कहेंगे साइक्लो ऑक्टेन कहेंगे, नहीं। और इस तरह से हमारा यह एक रिंग वाला है, इसको हम लोग बेंजीन कहेंगे। और बेंजीन की संरचना C6H6 इसका अणुसूत्र होता है। अब इसी में नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नैफ्थेलिनॉल, फिनेंथ्रीन इत्यादि यहाँ भी हैं। तो इस तरह से हम और आप बात कर सकते हैं। फिर हेटेरोसाइक्लिक में इसको कहेंगे पेरिडीन कहेंगे। यह फ्यूरॉन है, थायोफिन है। इस तरह से हम और आप देखते हैं। अब यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए ये सभी बेंजीन हैं और यह जो बेंजीन है
यह है रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। बेंजीन एक से अधिक संरचना को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको बेंजीन की रिजोनेंस संरचना कहते हैं। यह नैप्थलीन है, डबल रिंग वाला एंथ्रासीन है, साइक्लोऑक्टेन है, पाइरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन, पेरिडीन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटिडीन। इस तरह से आप देखते हैं बेंजीन, टॉल्यूइन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, यह यहाँ पर इसमें यह 1 और 2 है, यहाँ 1, 2 और यहाँ 3, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, फिनॉल है, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। हैलोजन डेरिवेटिव है, इसमें यह 1 और 2, 1, 2, यहाँ 3, यहाँ 1, 2, 3 और 4। देखिए 1, 2, यहाँ 1, 2 और 3 पर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर रिंग की बात है, रिंग में 1 और 2, तो इसको कहेंगे मेटा। लगा होगा किस पर? रिंग में अगर यह लगा हुआ है, रिंग में दूसरे नंबर है, तो इसको कहेंगे ऑर्थो। ऑर्थो को ओ से सूचित करेंगे। अगर यह 3 नंबर पर लगा हुआ है तो इसको कहेंगे हम लोग मेटा। मेटा को एम से सूचित करेंगे। अगर यह लगा हुआ है 4 नंबर पर तो इसको कहेंगे पारा, और पारा को पी से सूचित करेंगे। इस तरह से आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसका आप सुविधाजनक रूप में लिख सकते हैं, और यह जो नाम होगा किस सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ नाम फिनॉल ये सब का नाम दिया गया है। इसी तरह से यह नाम है। इसी तरह से एल्डिहाइड ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड्स का नाम है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड का नाम, एल्डिहाइड ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड्स का नाम है। उसकी संरचना है। एसिड डेरिवेटिव्स यौगिक ये सब हैं। यह एमीन और उससे उत्पन्न वाले यौगिक सब हैं।
ईथर और उससे उत्पन्न होने वाले यौगिक सब हैं। कीटोन और उससे नाइट्रो ग्रुप, इससे उत्पन्न होने वाले यौगिक हैं। सल्फोनिक एसिड ग्रुप का यौगिक है। यह साइनाइड ग्रुप का और आइसोसाइनाइड ग्रुप के यौगिक हैं। और इस तरह से यह डायएजोनियम ग्रुप के यौगिक हैं। और इस तरह से आप देखते हैं और जानते हैं, इस तरह से आप